हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जीएसपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज के इस वीडियोस में हम जानेंगे इमोशनल रिस्पॉन्स टू इलनेस, मतलब हमारी डिसीज का, हमारी इलनेस का हमारे इमोशंस पर कैसा रिस्पॉन्स होता है एंड डिफरेंट इम्पैक्ट ऑफ इलनेस। इलनेस का हमारा डिफरेंट डिफरेंट क्या क्या इम्पैक्ट हमारी ह्यूमन बॉडीज पर, फिजिकल एज वेल एज सोशल और साइकोलॉजिकली कैसा इम्पैक्ट होता है। देन फाइनली हम बात करेंगे हाउ टू प्रिवेंट इलनेस एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम द इलनेस। ऑलराइट, तो फर्स्ट हम यहाँ पर देखेंगे इमोशनल रिस्पॉन्स टू द इलनेस। इमोशन क्या होता है? एक हमारा स्टेट ऑफ माइंड होता है जो कि हमारा बॉडीली स्टेट हमारा चेंज हो सकती है। हमारी जो एक फीलिंग होती है, स्टेट ऑफ फीलिंग है जो कि हमारी चेंज हो सकती है। ये हमारी डिपेंड करती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। कोई भी हमारी लाइफ में इवेंट होता है तो उस इवेंट को लेकर के हमारा परसीव कैसा है, किस तरीके से हम उसको परसीव कर रहे हैं, मीन्स कि हमारा परसीव हम उसे कर सकते हैं या हमारे बिलीव्स के अकॉर्डिंग, हमारी मेंटल एबिलिटी के अकॉर्डिंग, हमारे जो थॉट्स हैं और हमारे इसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, हम किसी भी चीज़ को हम उसको परसीव कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। हम उसे कैसा परसीव कर रहे हैं और उसके ऊपर हमारे जो इमोशंस है वो डिपेंड करते हैं। फिर उसके बाद जो हमारी फीलिंग्स आती हैं वैसा हम उसको सोचना शुरू करते हैं और वैसे हमारी जो इमोशंस है वो हमारा साइकोलॉजिकल एज वेल एज फिजियोलॉजिकल हमारी ह्यूमन बॉडी पर भी वो शो होना, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन में, और यहाँ तक कि वो हमको डिसीज कॉज करना भी शुरू कर देते हैं। तो हम एक लूप में चले जाते हैं, बार बार हम ओवर थिंकिंग करते हैं, वही इमोशंस को हम सोचना शुरू कर देते हैं। राइट, तो दिस इज द एक्सपीरियंस डिपेंड ऑन द पर्सन्स बेसिक पर्सनालिटी। पर्सनालिटी पर भी डिपेंड करता है आपका, आप ज़्यादा जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, फिर किस चीज़ को लेकर के आप कितना ज़्यादा मतलब आप उसमें इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपका मेंटली स्ट्रॉन्ग है, मेंटली आप वीक हैं ना, आपकी पर्सनालिटी टाइप्स क्या है, एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एम्पीवर्ट ना, और भी बहुत सारी है। तो इसके अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है। और तो जब भी नर्स, ऐसी नर्स आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, इमोशंस के बारे में, कौन कौन सी इमोशंस रिस्पॉन्स है वो डिसीज पर कैसे इम्पैक्ट डालते हैं और कैसे हम उन्हें प्रिवेंट कर सकते हैं और पेशेंट को कैसे हम एनकरेज कर सकते हैं ताकि वो इन चीज़ों को ओवरकम कर पाए, उसको कम कर पाए, उस पर कैसे सिचुएशन को टैकल कर पाए, कैसे आप उससे मोटिवेट करें, आप उसे एनकरेज करें ताकि वो जल्दी से हील हो पाए, साइकोलॉजिकली वो पॉजिटिव वे में सोचे और उस चीज़ से वो हील कर पाए, कोप अप कर पाए। राइट, तो फर्स्ट हम देखेंगे फेयर। अब जब भी हम बीमार होते हैं, कुछ भी हमको प्रॉब्लम्स होती है या फिर नॉट ओनली डिसीज या इलनेस से रिलेटेड, जब भी हमारे साथ कुछ ऐसा अनप्लेजेंट होता है, कुछ ऐसी हार्मफुल चीज़ें होती हैं जो हमने सोचा नहीं हो उसके अकॉर्डिंग हो जाए, जो हमारे अनुकूल ना हो, जो हमें अच्छा नहीं लग रहा, वो चीज़ें हो गई और हम उसमें थोड़ा सा फेयर महसूस करते हैं, डर महसूस करते हैं। नॉर्मली बॉडीली रिएक्ट ना, बॉडी हमारी अटेम्प्ट करती है, रिएक्ट करती है, अटेम्प्ट टू अवॉइड, या तो फिर हमारी जो बॉडी है वो थ्रेट है, जो नुकसान हो रहा है, जो प्रॉब्लम है उसको फेस नहीं करना चाहती, उससे स्केप करना चाहती, उससे विड्रॉ करना चाहती। समटाइम मतलब हम जो डर है उसके लेकर के हम भागना चाहते हैं, उस सिचुएशन में हम इन्वॉल्व नहीं होना चाहते, हम उससे दूर भागना चाहते हैं, उसको हम जल्दी से जल्दी लीव करना चाहते हैं, स्केप करना चाहते हैं। राइट, so fear is normally react by attempting to avoiding withdrawal the threat. Patient fear express it freely, but few explanation from the nurse elevate the fear readily, है ना। पेशेंट जो अपना फेयर है वो एक्सप्रेस कर सकता है या करता है फ्रीली, बट समटाइम नहीं करता है या किसी रीज़न की वजह से, तो नर्स को वो उसका एक्सप्रेशन है वो समझना चाहिए और उसके अकॉर्डिंग उसको एलिवेट करना चाहिए। उसके जो भी nurse can elevate the fear readily. On other hand, some are reduce ना, तो वो कैसे उससे ओवरकम कर सकता है, कैसे रिड्यूस कर सकता है, तो नर्स को इसके बारे में अवेयर होना चाहिए, उसको एनकरेज करना चाहिए। जो भी उसके डाउट्स है, जो भी उसके क्वेश्चंस है अबाउट रिलेटेड टू डिसीज हो गया, कोई सर्जरी हो रही है तो सर्जरी से, हॉस्पिटलाइजेशन से, मेडिसिन से रिलेटेड है, थेराप्यूटिकली, तो ओवरऑल अब उसको कोई कंसर्न रहता है तो किस चीज़ को लेकर के रहता है कि भाई उसका डिसीज कैसा होगा, वापस से वो चल पाएगा नहीं चल पाएगा, है ना, ऑपरेशन कैसे होगा, कितना समय लगेगा, कितना पैसा खर्च होगा, मैं वापस से ठीक हो पाऊंगा नहीं हो पाऊंगा, कितने दिन में हॉस्पिटल में एडमिट रहूंगा ना। तो ये सारे उसके माइंड में थॉट आते हैं जिसकी वजह से उसको डर होता है, फेयर होता है। ऑलराइट, नेक्स्ट जो फेयर डिसीज में, इलनेस में हमको जो होता है वो होता है हमारा ओवर डिपेंडेंस एंड फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस।
ओवर डिपेंडेंस एंड फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस। ठीक है, अब आपको फिजिकल कोई डैमेज है या आपका इलनेस है तो आप थोड़ा बहुत डिपेंडेंट है किसी चीज़ को लेकर के आपके फैमिली मेंबर पर, केयर गिवर पर, सो इट इज़ द नॉर्मल, है ना, नेचुरली होता है, इतना चलता है। पर सम टाइम हम देख रहे हैं कि कोई पर्सन है, कोई पेशेंट है, वो ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है केयर गिवर पर या फिर नर्स पर या उसके जो फैमिली मेंबर है। तो ओवर डिपेंडेंस कहीं ना कहीं वो नुकसान करता है, वो हार्म करता है पेशेंट को, वो ठीक होने में उसको प्रॉब्लम देता है, राइट, क्योंकि वो ठीक होना चाह रहा है, जब तक वो खुद से प्रैक्टिस नहीं करेगा, जैसे कोई फिजिकल डिफॉर्मिटी हो गई है, कोई एक्सीडेंटल केस हो गया, तो वो जब तक खुद से एक्सरसाइज नहीं करेगा, खुद से उठ करके थोड़ा प्रैक्टिस नहीं करेगा, थोड़ा वॉकिंग नहीं करेगा, तो वो शायद उसको कम नहीं कर पाएगा, है ना। तो इस तरीके से ओवर डिपेंडेंस भी नहीं होना चाहिए, फिर वो प्रॉब्लम कॉज करता है, बाद में क्लाइंट के लिए भी हार्मफुल होता है। और नर्स को ऑब्जर्व करे कि पेशेंट जो है, क्लाइंट जो है, ओवर डिपेंडेंट तो नहीं हो रहा है नर्स पर या केयर गिवर पर, तो जितना वो कर सकता है, एबिलिटी उसका कैपेबल है, तो खुद से ही वो प्रयास करे, खुद से कोशिश करे। तो इस तरीके से यदि ओवर डिपेंडेंट हो जाएगा और फिर हम उसका काम नहीं करेंगे, उसको जो उम्मीद है हमसे, जो होप है वो हम नहीं करेंगे, तो उसको कैसे लगेगा कि होपलेसनेस ना। जब भी हम घर में बीमार होते हैं तो हमारी भी थोड़ी सी एक होप होती है, एक आशा होती है कि मम्मी है, पापा है, भाई है, जो भी बड़े केयर गिवर, वो हमको हाथ में ला के पानी दे, है ना, गर्म पानी दे, दूध दे दे, मेडिसिन वगैरह हमको ला के दे दे, थोड़े हमारे हाथ पैर दबा दे, है ना, सर दर्द हो रहा है दवाइयाँ दे दे एक्सेट्रा। तो हम थोड़ा सा एक डिपेंडेंट हो जाते हैं ना कि वो पर्सन आएगा और वो हमको केयर करेगा। तो ओवर डिपेंडेंस यदि हो रहा है फिर वो हार्मफुल होता है, और जब भी ओवर डिपेंडेंस होने के बाद फिर जो उनकी उम्मीद है वो फुलफिल नहीं हो पाती, एक्सपेक्टेशन, तो फिर वो एक होपलेसनेस फील करते हैं, अपने आप में एक असहाय महसूस करते हैं, राइट। देन अगला है एंजाइटी, है ना। एंजाइटी फेयर थोड़ा सा एक चीज है, एंजाइटी में थोड़ा सा चिंता होना, इलनेस रिजल्ट इन एंजाइटी। जब भी एक इलनेस होती है तो हमको थोड़ा सा एंजाइटी तो रहता ही है, स्ट्रेस एंजाइटी होता है। इंसाइट लैकिंग, ये क्यों होता है, जब भी पर्सन है वो इंसाइट्स अंदर से थोड़ा सा खाली होता है, एक लैकिंग होता है, तब होता है। और एंजाइटी ऑल्सो लीड टू, एंजाइटी की वजह से आपको इंसोमिया हो जाता है। इंसोमिया मीन्स लैक ऑफ स्लीपिंग, आपको नींद कम आना, है ना। जब भी आप देख रहा, आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आप जब भी ज़्यादा सोचते हैं किसी चीज़ को लेकर के, आप 10 बजे सोने को गए और सोचते सोचते रात के 1 बज गए, 2 बज गए, आपको नींद ही नहीं आ रही, क्योंकि आप बार बार उस चीज़ को लेकर के सोच रहे हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, राइट। तो ओवर थिंकिंग भी अच्छा नहीं होता है, थोड़ा बहुत एंजाइटी चल जाता है। तो जब भी पेशेंट इनसाइट से वो खाली महसूस करता है अपने आप को, और जिसकी वजह से इंसोमिया होता है, समटाइम डायरिया, कॉन्स्टिपेशन भी होता है। स्पेशली जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर या साइकोलॉजी की वजह से होते हैं, वो आपकी जीआई ट्रैक पर भी, जो आपका एब्डोमिनल है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, उस पर भी वो कहीं ना कहीं अफेक्ट करते हैं, तो वो डिसीज भी आपको होती है। साथ ही साथ आपका बीपी भी रेस होता है, आपका बीपी भी शूटअप होता है, तो उसका भी आपको ध्यान रखें, बीपी भी आपका शिफ्ट हो जाता है। और भी सो मैनी डिसीज है जो होती है, तो कैसे कोप अप करना है, नर्स प्रॉपर उनको नॉलेज दे और एक्नॉलेजमेंट करें, जो भी डिसीज है उनके बारे में प्रॉपर तरीके से बताएं, इंटरवेंशन के बारे में, उनकी डिसीज से रिलेटेड कोई कंसर्न है पेशेंट को तो उसके बारे में बताएं, वो सारी चीज़ें उनको सॉर्ट आउट करें, उनके सॉल्व क्वेश्चन से उनको क्लियर करें, ताकि उसकी रिड्यूस हो एंजाइटी और पेशेंट फ्री फ्रॉम एंजाइटी रहे, राइट। देन होप, अगला है होप। होप एक उम्मीद, एक आशा, है ना। कहते हैं कि होप उम्मीद की एक किरण, है ना, अंधेरे में भी मिल जाती है, आखिरी सांस तक हमको उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, हमको उम्मीद कायम रखनी चाहिए, राइट। कहते हैं कि ईश्वर ने सांसें दी है, राइट। तो इस तरीके से जो एक होप होती है, एक उम्मीद होती है, मोस्टली पीपल्स ना, तो एक हेल्दी लाइफ के लिए हमारी एक उम्मीद होती है, एक होप होती है कि मैं अच्छा लंबे समय तक जीऊँगा, हेल्दी एंड वेल्दी रहूँगा, खुश एकदम रहूँगा, इंजॉयबल रहूँगा। पर ये जो होप है समटाइम इमोशनल एंड फिजिकल इक्विलिब्रियम, मतलब जो है सामान्यता है, उसको मेंटेन नहीं कर पाने की वजह से इसको हम लॉस भी कर देते हैं ना। तो आपका इमोशनल एज वेल एज आपका फिजिकल इक्विलिब्रियम, दोनों में आपकी समानता है, वो आपकी मेंटेन होना चाहिए, है ना। तो इस तरीके से जब भी आप एक जीने के लिए हमारी एक होप रहती है, एक नई आशाएं, एक उम्मीद, उमंग रहती है, तो डिस्टर्ब हो जाता है साइकोलॉजिकली। तो समटाइम हम डिसीज़ को लेकर के, है ना, तो कब फिर पर्सन गिव अप कर देता है। एक होप रहती है तो कहते हैं कि भाई एक अंधेरे में भी एक उम्मीद की किरण होनी चाहिए, तो आखिरी सांस तक व्यक्ति लड़ता रहता है, अंदर से एक होप होती है, नहीं आई कैन विन, आई कैन डू इट, राइट।
मैं ठीक हो सकता हूँ, मैं हील कर सकता हूँ, मैं साइकोलॉजिकली स्पिरिचुअली खुद को हील कर सकता हूँ, तो एक उम्मीद रहती है ना। तो डॉक्टर ने या साइंस ने जहाँ पर बोल दिया था कि ये पर्सन, ये व्यक्ति, इसका कोई इलाज नहीं है, ठीक नहीं हो सकता है, ऐसे पर्सन भी लाखों उदाहरण पड़े हुए हैं। एग्जाम्पल के लिए बहुत सारे, आप गूगल पे सर्च करेंगे तो लाखों एग्जाम्पल है जिनको एक आखिरी सांस से भी, जो टर्मिनल एज से, लास्ट स्टेज से भी वापस से रिकवर हुए हैं और अभी अच्छा दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, लाइफ को पूरी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं। तो एक होप, एक उम्मीद होना चाहिए जीने के लिए, वो भी कहीं ना कहीं हमारे न्यूरॉन्स को, हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को, हमारा एमिग्डाला को पूरी तरीके से क्या करती है, पॉजिटिव चीज़ों से भर देती है। जो आपके सेल्स होते हैं, इवन छोटे छोटे आपका लिविंग यूनिट सेल्स से लेकर आपके न्यूरॉन्स है, आपके मसल्स है, ऑर्गन है, तो वहाँ पर एक पॉजिटिव एनर्जी जाती है जिससे आप अपने आप को हील करना शुरू कर देते हैं। ऑलराइट, तो अबाउट 70-80% जो डिसीज होती है साइकोसोमेटिक होती है। साइकोसोमेटिक मतलब जो आप सोच रहे हैं उसका आपकी बॉडी पर अफेक्ट पड़ता है और बॉडी वैसा रिस्पॉन्स करना शुरू कर देती है। ऑलराइट, तो होप आपकी होना चाहिए और नर्स को भी एनकरेज करना चाहिए। यदि नेगेटिव पेशेंट है ना, तो किसी का नेगेटिव सेल्फ इमेज है, नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रैट है, तो उसको थोड़ा सा मोटिवेट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, ताकि उसके अंदर होप रहे। एंगर एंड हॉस्टिलिटी, अगला पॉइंट है एंगर एंड हॉस्टिलिटी। एंगर एंड हॉस्टिलिटी मीन्स समटाइम प्रश्न, एंगर कब आता है, मतलब जो उसका गोल है पर्सन का, वो उसको अचीव नहीं कर पाता, या कुछ उसके साथ ऐसा अनप्लेजेंट हो जाता है जैसा उसने चाहा वैसा नहीं हुआ, तब हमको क्या होता है, थोड़ा सा गुस्सा आता है, या जिस तरीके से हम चाह रहे हैं वैसा नहीं हो पाना, तब क्या होता है, थोड़ा सा हमको एंगर आता है। एसोसिएटेड होता है फ्रस्ट्रेशन से, जब हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं किसी चीज़ को लेकर और वो चीज़ हम अचीव नहीं कर पाते हैं, सिचुएशन उसके अकॉर्डिंग नहीं हो पाती है, तब हमें क्या आता है, गुस्सा आता है, या फिर हम कहें कि हमारा जो गोल्स है वो अचीव नहीं हो पाता। राइट, जैसे कि हमारा एक गोल से हमको भाई मुंबई से पुणे जाना है, हमारा 3 घंटे का रास्ता है और हमने 3 घंटे के अकॉर्डिंग सोच करके हम 9 बजे निकल गए, सोचा 12 बजे तक पहुंच जाएंगे कुछ अर्जेंट काम से, पर रास्ते में क्या हुआ, हमने देखा कि ट्रैफिक ज़्यादा है, फिर रास्ते में गड्ढे हैं, बारिश होने लगी, कहीं पर रूट डाइवर्सन हो गया, तो हम 2 घंटे की जगह हमको 3 घंटे में पहुंचना था, पर 3 घंटे आपके रास्ते में बीत गए। इस तरीके से आप कभी रोड पर गुस्सा करोगे, कभी आप ट्रैफिक पर गुस्सा करोगे, अंदर से फ्रस्ट्रेशन होगा, कभी खुद पर गुस्सा आएगा। राइट, तो क्योंकि आपका सिचुएशन आपके अकॉर्डिंग नहीं हुई, आपके फेवर में नहीं थी, अनफेवरेबल थी, और जो आपका गोल था वो कहीं ना कहीं ब्लॉक हो गया, जैसा आपने सोचा था वैसा आपको नहीं हुआ है। राइट, तब गुस्सा आता है। दूसरा चीज़ हॉस्टिलिटी, जैसे कोई पर्सन है सार्केज्म में, या फिर हम एब्यूसिव बोल सकते हैं, तो कब आता है, जैसे कोई पर्सन है, राइट, अब वैसे हॉस्पिटल में एक पेशेंट है और उनको एनबीएम रखा है, एनबीएम मीन्स नील बाय माउथ है पेशेंट आपका, आपको उसे ओरली कुछ भी नहीं देना है 24 आवर तक, डॉक्टर ने आपको इंस्ट्रक्शन दिया है बिकॉज ऑफ सम रीजन या कोई सर्जरी की वजह से, पर पेशेंट को क्या लग रहा है कि भाई मुझे खाना नहीं दिया जा रहा है ना, तो मुझे भूखा रखा जा रहा है, और तो जो नर्स रहेगी उसके प्रति उससे थोड़ा सा शत्रुता, थोड़ी सी हॉस्टिलिटी हो गई है ना, उसका जो बिहेवियर उसके प्रति थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। पर हमारी जगह हम सही है, हम उसे इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि हम उसे खाने को देंगे या पानी देंगे तो और कॉम्प्लिकेशन होगा, सर्जरी में रुकावट आएगी या एनी अदर फर्दर कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। हम हमारी जगह सही है पर उसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा वो उसका पॉइंट ऑफ व्यू दूसरा है, तो इसकी वजह से भी एग्रेशन होना, सार्केज्म या एब्यूज की वजह से पर्सन जो हॉस्पिटलिटी है वो एक्सप्रेस करता है अपने नेचर में, अपने बिहेवियर में, और ओवर डिमांडिंग की वजह से समटाइम ना एग्रेशन होना, आर्गुमेटिव होना, ऐसे पेशेंट हम देखते हैं कभी कभी बिहेवियर उनका शिफ्ट हो जाता है हॉस्पिटलिटी में भी नर्स या डॉक्टर के प्रति। राइट, देन डिफरेंट इम्पैक्ट ऑफ इलनेस। अब हमारी जो इलनेस है उनके क्या क्या डिफरेंट इम्पैक्ट हो सकता है, तो फर्स्ट जो इम्पैक्ट है वो है इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन क्लाइंट। फर्स्ट जो इम्पैक्ट होता है किस पे होता है, क्लाइंट पर, और सेकंड होता है इम्पैक्ट ऑफ इलनेस ऑन क्लाइंट ऑन फैमिली। तो ऐसा नहीं है कि एक फैमिली में 5 मेंबर है और एक बीमार हुआ है तो उसका इफेक्ट एक पर ही हो। राइट, तो फैमिली में 5 मेंबर हैं तो पांचों के पांचों परेशान रहते हैं, पांचों को टेंशन होती है, पांचों को एंजाइटी होती है, कहीं ना कहीं वो भी परेशान होते हैं। यदि कोई जॉब पे जा रहा है तो वहाँ आपके साथ हम देखते हैं हॉस्पिटल में एक पेशेंट है तो उसके साथ 10 रिलेटिव अटेंडेंट मिलने आते हैं, उसका हालचाल लेने, और 2-4 तो हमेशा ही साथ रहते हैं, तो उनका जॉब भी छोड़ते हैं, फाइनेंशियली भी और वर्क लाइफ बैलेंस एक्सेट्रा हर चीज़ में कहीं ना कहीं वो भी
चिंता और एंजाइटी में रहते हैं, आपके फैमिली मेंबर होते हैं, आपका लगाव होता है, आपके रिश्तेदार होते हैं, तो राइट। तो फैमिली पेशेंट तो प्रॉब्लम में रहते हैं, साथ ही साथ उनके जो फैमिली मेंबर है उनको भी कहीं ना कहीं डिसीज का इम्पैक्ट पड़ता है। इफ मेजर डिसीज है तो जरूर इम्पैक्ट पड़ता है, या कोई सीरियस क्रिटिकली इल पेशेंट है, राइट। तो इस तरीके से पेशेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, पेशेंट का साइकोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली इम्पैक्ट पड़ता है आपकी बॉडीज पर। और हम देखते हैं फिजिकली इम्पैक्ट पेशेंट का, यदि कुछ फिजिकली जैसे हम कभी वर्कआउट ज़्यादा कर लेते हैं, हम थक ज़्यादा जाते हैं ना, या आप कभी बीमार होते हैं तो आप एक्सपीरियंस करते होंगे, आपको रेस्ट एंड स्लीप की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है ना। जो भी आप काम कर रहे हैं तो आप काम पे नहीं जाएंगे, काम में मन नहीं लगेगा, आप बोलेंगे मैं तो सो रही हूँ, है ना, मुझे नींद आ रही है, मुझे थकान हो रही है। तो ये सारे हमारा फिजिकली हमारी जो चेंज है उसमें हमारे फैमिली डायनेमिक हो गया, हमारा वर्क लाइफ बैलेंस हो गया, है ना, ये सारी चीज़ें हमारी चेंज हो जाती। समटाइम हम एक्टिविटी करते थे, हमको मोर स्लीप की रिक्वायरमेंट होती है, मोर रेस्ट एंड पीस की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि हमारे फर्दर टिश्यू वगैरह डैमेज हो गए तो उनको रिपेयर करने में, हील करने में हेल्पफुल होता है, और हार्मोन को रिलीज करने में, राइट। तो कभी हम ज़्यादा थके हुए होते तो हम 6 घंटे की जगह 8 घंटे सोते हैं, ज़्यादा 1-2 घंटे ज़्यादा सो जाते हैं। देन इम्पैक्ट ऑन इलनेस ऑन क्लाइंट एंड फैमिली। अब क्लाइंट एंड फैमिली में क्या पड़ रहा है, तो क्लाइंट फैमिली से कहीं अलग नहीं है, जैसे मैंने बताया वो फैमिली का ही एक मेंबर है, वो फैमिली का ही पार्ट है, एक एसोसिएटेड है, तो आइसोलेट नहीं है। और जो भी इवेंट होते हैं वो भी आइसोलेट नहीं होते हैं फैमिली से, तो वो पूरी फैमिली पर ही उसका असर, उसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू होता है, राइट। ट्रीटमेंट से लेकर फिर फाइनेंशियली चीज़ों से लेकर एक्सपेलेंस, है ना, सोशली भी, हर चीज़ से लेकर के जो सिचुएशन है वो किस तरीके से टैकल करना है, तो नर्स को थोड़ा सा उस चीज़ को लेकर के एक्सपीरियंस होना चाहिए। नर्स हमारी थोड़ी सी लीडरशिप होनी चाहिए, कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए, ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग होनी चाहिए, एम्पैथेटिक होना चाहिए, ताकि वो ऑब्जर्व करके पेशेंट के जो रिलेटिव है, पेशेंट के फैमिली मेम्बर है, उसको प्रॉपर तरीके से एजुकेट कर पाए, उनको एनकरेज और मोटिवेट कर पाए। ऑलराइट, देन अगला आता है हमारा बिहेवियरल चेंज एंड इमोशनल चेंज। अब वो बिहेवियरल चेंज एंड इमोशनल चेंज, जब भी आप बीमार होते हैं, यू सपोज दैट आप एक्सपीरियंस किया होगा, आप सपोज कर सकते हैं, जब भी आप बीमार होते हैं तो आपका जो बिहेवियर है, टूवर्ड एटीट्यूड जो आपका चेंज हो जाता है, किसी भी काम को लेकर के, किसी डिसीज को लेकर के, जो भी आप काम कर रहे हैं तो आपका काम करने में भी मन नहीं लगता है। आप कहते हैं यार आज काम में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है ना, सर दर्द हो रहा है, सर्दी खांसी हो रही है, फीवर हो रहा है, तो काम करने में जो भी एक्टिविटी है इस तरह उसमें मन नहीं लगता। फैमिली के साथ जो एक्टिविटी है, टाइम स्पेंड कर रहे हैं उसमें मन नहीं लगता है। किसी भी प्रकार की एक्टिविटी या टास्क में आप पूरी तरीके से अटेंशन नहीं कर पाते। हालांकि सम टाइम कुछ समय के लिए रहता है, फिर ठीक हो जाता है, पर फिर भी इंटरप्शन वहाँ पर होता है, राइट। जैसे कोई फैमिली मेम्बर है, हस्बैंड है या फादर है, और फैमिली में उसको कफ कोल्ड फीवर हुआ है, तो फैमिली की जो भी टास्क है, फैमिली की जो भी एक्टिविटी है, उनके साथ थोड़ा सा वो टाइम स्पेंड करने में हिचकिचाता है। चलो भाई मेरे को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दो, या मेरा काम में मन नहीं लग रहा, राइट। इस तरीके का हमारा बिहेवियर हो जाता है, हम थोड़ा सा आइसोलेटेड हो जाते हैं, राइट। तो इस तरीके से हमारा साइकोलॉजिकली भी इस पे अफेक्ट पड़ता है, लाइफ थ्रेटनिंग और लाइफ थ्रेटनिंग या जो सीवियर इलनेस होती है वो मोर एक्सटेंसिव हमारे इमोशनल को लाइफ लॉन्ग तरीके से चेंज कर सकती है, और कुछ जो छोटी मोटी होती है वो कुछ समय के लिए करती हैं। और an emotional, life-threatening or severe illness lead to more extensive emotional and behavioral change such as anxiety, shock, denial, anger and withdrawal। जो लाइफ थ्रेटनिंग होती है वो थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग हमारे बिहेवियरल को चेंज कर सकती है, थ्रेटनिंग टू सीवियर इलनेस, जैसे कि इमोशनल बिहेवियरल चेंज सच एस एंजाइटी हो गया, समटाइम हमको शॉक में आ जाते हैं हम, है ना। कुछ ऐसा हुआ फैमिली में, किसी को कुछ हो गया तो जो फैमिली मेम्बर है अचानक से न्यूज़ सुना, हमने कॉल किया और एकदम उनको शॉक लग जाता है। शॉक के बाद फिर क्या होता है, उस चीज़ को वो डिनाइल करते हैं कि भाई नहीं ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कैसा हो सकता है, अभी तो मैंने उनसे फ़ोन पे बात की, अभी तक तो वो अच्छे थे, अभी तक तो ऐसा था वैसा था एक्सेट्रा, राइट। थोड़ा हम डिनाइल करते हैं, फिर थोड़ा सा गुस्सा आता है ना खुद पर या सिचुएशंस पर, हम थोड़ा गुस्सा करते हैं और फिर हम उससे विड्रॉवल करना चाहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता है ना, ये किसी और के साथ हुआ होगा या आपको गलत न्यूज़ मिली होगी, ऐसा नहीं हो सकता है।
फिर हम बाद में उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, उसको हम रियलाइज़ करते हैं। तो ये जो 3 स्टेज होती है, इससे हमको थोड़ा सा होके गुजरना होता है। जब भी कोई ऐसा हमको न्यूज़ मिल जाए या कोई हमको मेजर इलनेस हो जाए उस समय पर। ओके, अगला जो हमारा पॉइंट है इम्पैक्ट ऑन फैमिली रोल्स है ना। अब जो फैमिली का रोल्स है, जो फैमिली के जो भी पर्सन है, तो हर एक व्यक्ति का, हर एक इंडिविजुअली सबका एक अलग अलग वर्क होता है, सबका एक अलग अलग रोल होता है। जैसे मदर है और उसके 2 बच्चे प्री स्कूल गोएंगे, तो उनकी केयर करना, उनके लिए चाय नाश्ता बनाना, जो भी घर का काम है वो सारा उसका रोल्स होता है। एक फादर है तो वो जॉब पे जाना, फैमिली की केयर करना, फैमिली के लिए पैसा कमाना एक्सेट्रा उसका रोल होता है। यदि मदर बीमार हो गई है तो साथ ही साथ उसका क्या होगा, फैमिली पर भी इफेक्ट पड़ेगा। जो बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनका टिफिन नहीं बन पाएगा, उनकी केयर नहीं हो पाएगी, उनको तैयार नहीं कर पाएगी, रेडी नहीं कर पाएगी। तो हर चीज़ में कहीं ना कहीं वो हमारा फैमिली का जो रोल है उस पर भी वो अफेक्ट करता है जब भी हम बीमार होते हैं तो, राइट। देन इम्पैक्ट ऑन बॉडी इमेज। अब हमारी जो बॉडी इमेज है, हमारा फिजिकल जो अपीयरेंस है वो भी हमारा डल हो जाता है। और इवन यदि हमको कुछ डिफॉर्मिटीज हो गई फिजिकल, कुछ एक्सीडेंट हो गया, कुछ फ्रैक्चर्स हो गया है, कुछ वुंड हो गया, तो वो हमारा अपीयरेंस भी चेंज हो जाता है। और ये हमारा डिपेंड फॉलोइंग चीज़ों पर करता है, जैसे टाइप ऑफ चेंज, कितने टाइप का आपको चेंज हुआ है, किस टाइप का है ना, एडेप्टिव कैपेसिटी कितना है, कितना आप उसे एडेप्ट कर रहे हो, या आपका रिसोर्सेज कितने हैं ना, उसके अकॉर्डिंगली सपोर्टिव सर्विस कितनी अवेलेबल है, उसके अकॉर्डिंग आपका हो सकता है। तो इसमें पर्सन पहले थोड़ा सा शॉक में जाता है, फिर उस चीज़ से विड्रॉवल करता है और फिर धीरे से उस सिचुएशन को एक्सेप्ट करता है कि नहीं, वास्तव में चीज़ हो गई है, अब मुझे इसको स्वीकार कर लेना चाहिए, मान लेना चाहिए, है ना। तो जब भी इंसान को कुछ ऐसा होता है तो या तो वो सिचुएशन से भागना चाहता है ना, या उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता है, या फिर आत्मसम्मान को कुछ मेजर चेंजेस होते हैं, फिर उसको साइड में करके उसको चेंज, उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है, या फिर उसके साथ उसको जीना पड़ता है ना। तो 2-3 चीज़ें होती है इसके साथ। तो जब भी ऐसी कुछ फिजिकल डिफॉर्मिटी हो गई या बॉडीली कुछ फिजिकली चेंजेस हो गए तो उस समय हम थोड़ा सा शॉक होते हैं, थोड़ा डिपर्सनलाइज होते हैं, और फिर हम रिहेबिलिटेट करने के लिए थोड़ा सा दुख में जाते हैं, ग्रीफ होता है, और उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं। और फिर हम रिहेबिलिटेट करना मतलब वापस उस चीज़ से बाहर निकलना, उस चीज़ को ओवरकम करना, या फिर फिजिकल डिफॉर्मिटी हुई फिर प्रोस्थेटिक वगैरह यूज़ करके, या उसके साथ हम जीना प्रैक्टिस कर करके धीरे धीरे करके हम प्रोस्थेटिक मतलब जो आर्टिफिशियल, किसी का हाथ आता है, किसी का पैर आता है, उनका हम यूज़ करके उसके साथ हम एक जीना शुरू कर देते हैं, और प्रैक्टिस हम धीरे धीरे करना शुरू कर देते हैं, राइट। चेंज जो भी होता है उसको हम एडप्ट करते हैं, और जो भी हमारी बॉडी इमेज है उसमें हमको लाइफ स्टाइल में चेंज करके हम उसे फंक्शनली प्रॉपर कर सकते हैं। अगला हमारा पॉइंट है इम्पैक्ट ऑफ सेल्फ इमेज। इम्पैक्ट ऑन सेल्फ इमेज, सेल्फ इमेज थोड़ा सा डीप पॉइंट है एक, हाँ किसी किसी को होता है, किसी को समझ नहीं आता है, थोड़ा एजुकेटेड लिटरली होते हैं तो आता है। तो सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या होता है, इंडिविजुअल अपनी जो मेंटल उसकी इमेज है खुद को लेकर के, वो इमेज कैसी है, उसका देखने का खुद का नजरिया, पर्सपेक्टिव, खुद को देखने का नजरिया कैसा है ना, आत्म छवि जो होती है। तो सेल्फ इमेज हमारा, जैसे कि जो हमारी स्ट्रेंथ क्या है, उसकी वीकनेस क्या है, उसके एस्पेक्ट पर डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, उसकी लाइफ, उसकी पर्सपेक्टिव, उसके व्यू से। ऑफ इलनेस ऑन सेल्फ कॉन्सेप्ट इज नॉट इजली ऑब्जर्व ना, ये इजिली कोई ऑब्जर्व नहीं कर सकता है। पर नर्स थोड़ा सा लिटरेट है, थोड़ी सी समझदार है हम कहें, या एजुकेटेड वेल है ना, ये थोड़ा सा उसको ट्रेन है, तो वो ऑब्जर्व कर सकता है, पर्सन उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। और सेल्फ कॉन्सेप्ट जब भी आपका अफेक्ट होता है जिसमें पर्सन विल नो लॉन्गर मिस एक्सपेक्टेशन, फैमिली लीडिंग टू एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन एंड सेल्फ कॉन्फ्लिक्ट, तो उसका खुद को देखने का नज़रिया थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जब भी कोई बीमार होता है तो उसकी वजह से उसको पर्सन को जो एक्सपेक्टेशन है वो फुलफिल नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से उसको एंजाइटी हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मन में बहुत सारे विचार चलना एक्सेट्रा हो जाता है। वाइल प्रोवाइडिंग केयर, नर्स यदि इसे ऑब्जर्व कर पा रही है तो वो मेंबर को सेल्फ कॉन्सेप्ट, सेल्फ इमेज से उसको एडजस्ट करने में, सिचुएशन से कोप अप करने में, उसको टैकल करने में वो हेल्प कर सकती है, राइट। तो ये सारे पॉइंट हैं हमारे, जिसमें हमने फर्स्ट देखा हमारा इमोशनल रिस्पॉन्स क्या होता है इलनेस पर, जिसमें हमारा फर्स्ट था फियर, ओवर डिपेंडेंस एंड फीलिंग ऑफ हेल्पलेसनेस, एंजाइटी, होप, एंगर एंड हॉस्टिलिटी। उसके बाद हमने देखा इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट इम्पैक्ट ऑफ इलनेस, क्या क्या हमारे इलनेस का इम्पैक्ट हो सकता है।
तो फर्स्ट तो क्लाइंट पर होता है, उसके फैमिली मेंबर पर बिहेवियरल एंड इमोशनल चेंज होना, इम्पैक्ट ऑन फैमिली रोल, फैमिली का जो रोल है उसमें भी कहीं ना कहीं चेंजेस आता है, इम्पैक्ट ऑन बॉडी, बॉडी की जो इमेज है फिजिकली उसमें भी आता है, सेल्फ इमेज, मेंटल इमेज में भी चेंज आता है, खुद को देखने का नजरिया वो भी सेल्फ स्टीम, सेल्फ लो इमेज हो जाता है, इम्पैक्ट ऑन फैमिली डायनामिक, फैमिली डायनेमिक मतलब जो फैमिली में हमारा डिसीजन लेना है ना, सिचुएशन को अडेप्ट करना, उस चीज़ को लेकर जो हमारी फैमिली का फंक्शनिंग होता है, सपोर्टिव जो मेंबर्स होते हैं एक दूसरे को सपोर्ट करना, सिचुएशन से कोप अप करना, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना, चेंज को एक्सेप्ट करना। तो कहीं ना कहीं बीमार होने की वजह से, इलनेस होने की वजह से वो फैमिली डायनेमिक जो फैमिली का फंक्शनिंग है उसमें भी डिसबैलेंस होना, है ना, इक्विलिब्रियम मेंटेन नहीं कर पाना, ये चैलेंजेस का भी सामना करना पड़ता है, राइट। देन प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम द इलनेस, अब इलनेस से हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, उसके बारे में हम समझ लेते हैं। ओके, सो ज़्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा है। ओके, तो फर्स्ट है हमारा द हेल्थ टीम मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिवेंटिंग ऑफ इलनेस, प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ हेल्थ बाय मेकिंग पब्लिक अवेयरनेस इंजुरी और डिसीज। अब जो भी डिसीज है, जो भी इंजुरी है, उससे रिलेटेड थोड़ी सी जो हेल्थ टीम है जिनको नॉलेज से, तो वो सोशल मीडिया का सही यूज़ करके, स्क्रीनिंग प्रोग्राम वगैरह करके, या फिर जैसे हम कोविड के टाइम पर देखते थे कि हेल्थ प्रमोशन के लिए हम किसी को फ़ोन करते थे तो वो एक हमको इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर देते थे रिलेटेड टू कोविड, WHO के अकॉर्डिंग भाई 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी, एक्सेट्रा, है ना, घर से बाहर ना निकलें। तो ये सारी चीज़ें हमको एक हेल्थ एजुकेशन हम पब्लिक के थ्रू, पब्लिक पैलेस पर, रेलवे स्टेशन हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, बस स्टॉप हो गया, यहाँ पर थोड़ा हम बैनर पोस्टर लगा के या फिर डिजिटल स्क्रीन पे ऐड करके, नेशनल टीवी पे ऐड करके हम थोड़ा सा एक अवेयरनेस फैला सकते हैं जिनको हेल्थ जो वर्कर होते हैं उनके थ्रू, right. The nurse play important role in preventing the transmission of disease, maintaining medical and surgical sepsis. अब जो नर्स है वो एसेप्टिक टेक्निक का यूज़ करे, मतलब कि एसेप्टिक टेक्निक जो भी वो चीज़ें, जो भी प्रोसीजर यूज़ कर रही है वो स्टेराइल हो, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया हो, ऑटोक्लेव हो, और चीज़ों को प्रॉपर तरीके से मैनेज करे जिससे कि बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन है वो क्रॉस इन्फेक्शन ना हो, पेशेंट टू पेशेंट इन्फेक्शन ना हो, तो भी हम इससे प्रिवेंट कर सकते हैं। देन अगला है नर्स कैन प्रोटेक्ट पब्लिक फ्रॉम इलनेस बाय टीचिंग देम सेल्फ केयर स्ट्रेटेजीज टू इनहेंस फिटनेस, इंप्रूव न्यूट्रिशन एंड मैनेज स्ट्रेस। अब नर्स एक एजुकेट कर सकती है पर्सन को अबाउट इलनेस के बारे में, टीच कर सकते हो, सेल्फ केयर स्ट्रेटेजीज कैसे इनहेंस कर सकते हो, कैसे आप उसमें बेहतर कर सकते हो खुद की केयर करने के लिए। देन इनहेंस फिटनेस, फिटनेस आप कैसे अच्छे से फिट रह सकते हो, कौन सा खाना खाना है, कौन सा नहीं खाना है, कैसे एक्सरसाइज करना है ना, क्या आपके लिए हेल्दी है, क्या आपके लिए हेल्दी नहीं है, लाइफस्टाइल आपकी कैसी होना चाहिए, कितना सोना है, कब सोना है, एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें अवेयरनेस फैला के हम पर्सन को हेल्थ एजुकेट कर सकते हैं, और स्ट्रेस मैनेजमेंट हो गया, न्यूट्रिशनल मैनेजमेंट हो गया, ये सारी चीज़ों को लेकर के, राइट, काउंसलिंग गाइडेंस दे सकते हैं। एनकरेज पब्लिक टू अवेलेबल मैक्सिमम बेनिफिट फ्रॉम हेल्थ केयर सिस्टम। अब जो भी हमारे हेल्थ केयर सिस्टम है उससे हम मैक्सिमम बेनिफिट लें, हम ट्राइमेस्टर में जो भी हमारा हेल्थ चेकअप है वो कराएं, और जिन लोगों को अवेयरनेस नहीं है, मैं देखता हूँ कि समटाइम्स जो गांव में है, रूरल एरिया में है, तो गवर्नमेंट की भी काफ़ी स्कीम चल रही है उनके लिए, पर उन लोगों को नॉलेज नहीं होता है। तो नॉलेज नहीं होने की वजह से, अवेयरनेस नहीं होने की वजह से, लिटरेसी रेट कम होने की वजह से, तो वो जो भी रिसोर्सेज हैं, जो भी फैसिलिटीज़ उनको प्रोवाइड की जा रही हैं, वो उनका बेनिफिट नहीं ले पाते हैं, और उसकी वजह से वो बीमार भी हो जाते हैं। तो समटाइम उनको पता नहीं चलता है कि यार क्या बीमारी हुई है, तब तक पता चलता है जब तक कि उनको कोई बता ना दे, और वो या फिर वो बीमारी सेकेंड या थर्ड स्टेज पर पहुंच जाती है। तब यदि अर्ली डिटेक्ट कर लें, अर्ली हम उसे पहचान लें, तो हम ज़्यादा जल्दी उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। फर्स्ट या सेकेंड स्टेज पर हो तो हम अच्छे तरीके से उसका ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। देन एनकरेज द इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटी टू प्रमोट देयर लेवल ऑफ हेल्थ बाय टेकिंग वेल बैलेंस्ड डाइट। इंडिविजुअल को, उसकी फैमिली को और कम्युनिटी को हमको एनकरेज करना है, उसको उत्साहित करना है, मोटिवेट करना है कि वो हेल्दी डाइट ले, हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करे। इस तरीके से हम उन्हें एनकरेज कर सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं जिम करने के लिए, अच्छा खाना खाने के लिए, अच्छी डाइट लेने के लिए, एक्सरसाइज करने के लिए, योगा करने के लिए, एक्टिविटी करने के लिए, राइट।
ओके, तो इस तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। नर्स एन इम्पोर्टेंट रोल प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, एनकरेजिंग एंड गाइडिंग पब्लिक टू एडॉप्ट हेल्दी लाइफस्टाइल। हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए आप मोटिवेट कर सकते हो, न्यूट्रिएंट रिच डाइट के लिए कर सकते हो, डिसीज के बारे में थोड़ा अवेयरनेस दे सकते हो, उसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में, साइन एंड सिम्टम के बारे में, हाउ टू स्टे हेल्दी, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, एक्सेट्रा। खाने पीने के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में, अल्कोहल हो गया, स्मोकिंग हो गया, राइट, इनको कैसे हम अवॉइड कर सकते हैं, गुड हैबिट कैसे हम डेवलप कर सकते हैं, ईटिंग हैबिट क्या होना चाहिए, एक्सरसाइज हमारी कैसी होनी चाहिए, राइट, जो भी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल हमारी कैसी होनी चाहिए, कैसे हम कोप अप कर सकते हैं, एक्सेट्रा। नर्स कैन एडवोकेट कम्युनिटी टू ब्रिंग चेंज विच विल प्रमोट हेल्दी इन्वायरमेंट ना, हम थोड़ा सा चेंज ला करके कम्युनिटी में, तो उसमें भी हम एक हेल्दी लाइफ स्टाइल को प्रमोट कर सकते हैं। इन्वायरमेंट हमारा क्लीन रहेगा तो समटाइम हम कुछ भी खाते हैं और कहीं भी फेंक देते हैं, उससे बैक्टीरिया वायरस होता है, साइड में पानी भर रहा है नाली में, उससे भी मच्छर मक्खियाँ वायरस होते हैं, तो मलेरिया डेंगू जैसी खतरनाक बीमारियाँ होती हैं, और डेंगू की वजह से काफ़ी डेथ भी हो जाती है, राइट। तो उसके बारे में भी हमको इम्यूनाइजेशन स्केड्यूल है, पोलियो हो गया ना, जो भी इम्यूनाइजेशन टीकाकरण, टेटनस है, BCG है, DPT है, वो प्रॉपर तरीके से लेते रहे ताकि और भी डिसीज ना हो, उसके बारे में भी अवेयरनेस फैलाना चाहिए। तो इस तरीके से हम ओवरऑल एजुकेट करके हम डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, इलनेस को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, एक्सेट्रा। जो चीज़ें हैं जैसे रूरल एरिया में होती है, आंगनबाड़ी वगैरह में होती है ना, तो बरसात के हिसाब से या जो भी सीजन होता है उसके अकॉर्डिंग न्यूट्रिशनल हो गया, ग्रोथ डेवलपमेंट हो गया, सो मैनी थिंग्स है जिसकी वजह से हम डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकते हैं, राइट। तो आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपको समझ आया होगा। आज की वीडियोस में फिलहाल इतने ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में। टिल द टाइम, गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। ओके, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।